हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे बताया जाता है हम वो डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक्चुअली जो कूलॉम लॉ था ना, उसने बताया था फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं ये 2 पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ लाइक चार्ज, ठीक है, और मान लो m इनका मास है, आइडेंटिकल मास है, इनको सेपरेट कर दिया फ्री स्पेस में एट डिस्टेंस r, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था जो कूलॉम ने बताया था वो किसके इक्वल आया था, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये था फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन भी लगेगी। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर प्यारे बच्चों, अगर ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में बताना है तो मुझे इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, और यहाँ तो एरो लग गया, तो इधर क्या करूँगा मैं, इधर मुझे r यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। चलिए क्या है, ये हमें डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा हमें, ये हमें डायरेक्शन बताएगा प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो r यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तो डायरेक्शन को बताएगा। इसका 1 तो हो गया मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी जो सिंपल वेक्टर मैंने लगाया है ना, ये जो सिंपल वेक्टर मैंने लगाया है ना यहाँ पे, सिंपल वेक्टर, आप ध्यान से सुनना। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, ये होता है टेल, ये होता है हेड। ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को। किस पॉइंट को बताता है ये? स्टार्टिंग पॉइंट को। और ये बताता है फाइनल पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को, टर्मिनेटिंग पॉइंट को। ये एंडिंग पॉइंट है मान लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम बताने जा रहे हैं, तो मैंने लगा दिया यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बताएगा। यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब ये जो सिंपल वेक्टर लगाया है ना मैंने, इसका जो हेड है ना, हेड वो हमेशा किधर लगेगा? जो मेरा वेक्टर आया उसका हेड हमेशा किधर लगेगा? जहाँ पे फोर्स निकालेंगे। और टेल किस पे लगेगा? जिसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। बात नहीं समझ में आई ना? सुनो, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको फ्री कर दिया, किधर भाग गया? इधर भाग गया। तो किस पे फोर्स लगा? 2 पे। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो इसके लिए बताओ मुझे, अब फोर्स किस पे निकाल दिया मैंने? 2 पे। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो इन दोनों के बीच में जो r वेक्टर आएगा ना, r तो मैग्नीट्यूड हो गया, मुझे तो वेक्टर की टर्म में बताना है, तो जो r वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे। मैंने बोला ना, r वेक्टर का हेड कहाँ लगेगा? जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? 2 पे। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो ऐसे वेक्टर आ जाएगा। अब ये 1 से 2 आया कि 2 से 1? बोलो प्यारे बच्चों, ये 1 से 2 आया कि 2 से 1? सही, तो 1 से 2 आ गया, तो इसको लिखेंगे r12 यूनिट वेक्टर। ये 1 से 2 आया है। फोर्स किस पे निकाली मैंने 2 पे निकाली ना प्यारे बच्चों, फोर्स 1 की वजह से। तो 1 पे उसका क्या लगेगा? टेल, और 2 पे क्या लगेगा? उसका हेड। यहाँ जाएगा। तो बताओ क्या लिखूँ इसको? इसको लिखूँगा मैं k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर, और क्या लिखूँ इसको मैं? r12 यूनिट वेक्टर, r12 यूनिट वेक्टर, r12 यूनिट वेक्टर। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। k q1 q2 बाय r स्क्वेयर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं लिखूँगा r12 सिंपल वेक्टर बाय में r, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो r के ही बराबर है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बोलो प्यारे बच्चों कितना आ गया? तो F21 वेक्टर फॉर्म में किसके इक्वल आ गया? k q1
Q2/R³ R12 सिंपल वेक्टर। ये आ गए प्यारे बच्चों। और मुझे अगर फोर्स निकालना पड़ जाए किस पे, इस वाले पे इधर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको क्या लिखूँगा। अब फोर्स किस पे लगी, 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो अब मेरा R वेक्टर है वो ऐसे आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये कहाँ से कहाँ, 2 से 1, 1 से 2, ये 2 से 1 आ जाएगा। इसको फिर मैं सोल्व करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो F12 को क्या लिखूँ मैं, के Q1 Q2/R² R21 यूनिट वेक्टर, के Q1 Q2/R³ R21 सिंपल वेक्टर F12। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, R12 तो इधर है, R21 इधर है, तो वेक्टर की सेंस में अपोजिट डायरेक्शन को मैं क्या लिखूँगा, बोलो प्यारे बच्चों। R12 और R21 में क्या रिलेशन है, वो अपोजिट टू ईच अदर हैं। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं R21 की जगह पे या यहाँ बोल दो आप, R12 की जगह पे क्या लिख दूँ प्यारे बच्चों, F21 = के Q1 Q2/R³। बोलो क्या लिखूँ, R12 की जगह क्या लिख दूंगा, नेगेटिव आगे लगा दूं और ये R21 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, के Q1 Q2/R³ R21, के Q1 Q2/R³, ये पूरा किसके बराबर आ गया, ये तो प्यारे बच्चों F12 के बराबर आ गया। इसका मतलब F21 वेक्टर = माइनस F12 वेक्टर, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। The electrostatic force of repulsion between 2 point charges is, बोलो प्यारे बच्चों, जो फोर्स लगी ना दोनों पॉइंट चार्जेस पे, आइदर अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल तो है मैग्नीट्यूड का, अपोजिट है डायरेक्शन, एंड दे मस्ट एक्ट ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग पे लग रही हैं। क्या बोला मैंने, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड कौन है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, और थर्ड पॉइंट है एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रही है। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं तब इन फोर्सेस को मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स बोलेंगे प्यारे बच्चों। और इसलिए ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, हैंस ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों क्या, वेक्टर फॉर्म में। किसको बता दिया मैंने आपको, कूलॉम्स लॉ को। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बताऊं, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बताऊं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो वो भी देख लीजिए ज़रा। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में सर क्या आएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ प्यारे बच्चों में। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख के देखो प्यारे बच्चों। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, सर पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे किसी रेफरेंस फ्रेम को लेके चलना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम इन द सेंस, ऐसे मैंने बना दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ऐसे ले ली मैंने और ये इधर ले लेता हूँ। तो मान लो प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है। ये यहाँ पे बैठा हूँ ओरिजिन पे, मैं हूँ यहाँ पे 0,0,0, यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, ऐसे रखे गए हैं Q1 और Q2,
अब इनकी जो पोजीशन है Q1 Q2 की वो ओरिजिन से बताई जाएगी। लेट्स सपोज R1 इज द पोजीशन वेक्टर, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम द ऑब्जर्वर या ओरिजिन, एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम द ओरिजिन। क्या आ जाएगा? ठीक है। अब हुआ क्या, अगर ये पॉजिटिव है मास m है, ये पॉजिटिव है मास m है, इसको फिक्स करूँगा, अगर ये लाइक है प्यारे बच्चों, इसको फिक्स करूँगा तो ये इधर भाग जाएगा। कितना फोर्स? F21। और इसको फिक्स करता हूँ तो ये इधर भाग जाएगा। कितना फोर्स? F12 फोर्स। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी, जब मैंने इस पे फोर्स निकाला तो वेक्टर मेरा ऐसे आएगा। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, ध्यान से सुनना। अगर मुझे किसको निकालना है फोर्स को, F21 को, तब मेरा वेक्टर किधर से किधर आएगा? 1 से 2 आएगा। इसको लिखूंगा मैं R12, ऐसे लिख सकता हूँ R12। तो R12 को कैसे निकालूं? ये देखो एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। ये कौन था? ये R1 था। ये कौन है? ये R12 है। और ये कौन है? ये R2 है। ऐसा है ना प्यारे बच्चों, मैंने इसको अलग निकाल लिया। और मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूँ? मैं F21 फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी आर यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें बताओ किसकी इक्वल होगा? वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर को ऐड करने की सिमिट्री होती है ओपन सिमिट्री, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। पहले वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लगेगा, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल लगेगा, तीसरे के हेड पे फोर्थ का टेल लगेगा, एंड सो ऑन। इनको जोड़ते चले जाएंगे। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ इसमें, थोड़ा आपको अच्छे से फील हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल का रूल यूज़ करने वाला हूँ वेक्टर का। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर है कोई भी, और दूसरा वेक्टर इस पे ऐसे जुड़ेगा, बी वेक्टर, ये रूल होता है प्यारे बच्चों। इफ़ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इफ टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज ज्वाइन विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। तो अगर मुझे इन दो को जोड़ना पड़े तो एक, ये तो है ओपन सिमिट्री, हेड टेल हेड टेल, एक सिमिट्री आएगी टेल टेल हेड हेड, ऐसे। अब देखो इसने टेल टेल ज्वाइन हो गया हेड हेड, तो इसने इन दो की सिमिट्री को क्लोज कर दिया। तो ये वाला वेक्टर, इनका क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? ए प्लस बी, ये होता है। तो ऐसा ही रूल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जल्दी बताओ मुझे, बताओ कौन किसका रिजल्टेंट है? बताओ, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, देख तो लो ना, ये हेड टेल, ये भी हेड टेल, ये टेल टेल हेड हेड, तो ये क्या आ जाएगा? ये इनका दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो R1 प्लस R12 इक्वल टू क्या लिखूँ? R2। मुझे किसको निकालना है? मुझे R12 को निकालना है, तो मैं क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? R2 माइनस R1 आ जाएगा। बस जहाँ जहाँ भी आपका, अब बताओ ये फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे F इक्वल टू F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, ये क्या है? ये है R12 का मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैं क्या निकाल लूँ? इसका निकाल लूँ मैं मैग्नीट्यूड, ऐसे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस, बोलो प्यारे बच्चों, R2 स्क्वायर माइनस, बोलो R1 स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये बोलो किसके इक्वल आ जाएगा? बोलो प्यारे बच्चों, इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो इसके रूट के बराबर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों? ये बोलो, इसकी, अरे इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो इसी के तो बराबर आएगा ना प्यारे बच्चों? तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? मेरी वैल्यू, मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी प्यारे बच्चों? ये बताओ मुझे, बोलो प्यारे बच्चों। ये बल्कि इसके इक्वल होता है, ये इसका मैंने मॉडुलस निकाल दिया। तो यहाँ पे बताओ क्या होने वाला है? यहाँ पे हो जाएगा R12 का क्यूब और R2 माइनस R1 सिंपल वेक्टर, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे F21 किसके इक्वल आ गया? K Q1
Q2 बाय, बताओ इसका कितना मैग्नीट्यूड आया हुआ है, यह आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा ये, बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बल्कि ये स्क्वायर थोड़ा ना आएगा, सिंपल है प्यारे बच्चों ये। अरे मॉडुलस निकाल दिया ना मैंने, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, ये आएगा प्यारे बच्चों, मॉडुलस दे दिया मैंने, तो ये क्यूब और इंटू में कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 सिंपल वेक्टर, ये आ जाएगा। और अगर मैं सिमिलरली करके लिखता F12 लिखता ना, तो F12 किसके इक्वल आता है, Q1 Q2 बाय, बताओ R1 माइनस R2 के मॉडुलस का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर सिंपल वाले वेक्टर, ये आ जाएगा। इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इनको, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये था प्यारे बच्चों कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसको लेके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया। देखो ध्यान से मेरी बात को, अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो और इसको नोट करो आप। हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है, वो डिपेंड करता है चार्जेस के तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। उसके बाद ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज डिपेंड करती है मीडियम में, अलग अलग मीडियम में उसकी वैल्यूज़ अलग अलग रहेगी। उसके बाद मान लिया दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तीसरे चार्ज की एब्सेंस और प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। कोई भी तीसरा चार्ज जो आएगा उसके आने से किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स था ना वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, तीसरे चार्ज के आने की वजह से किसी सिंगल चार्ज पे जो फोर्स है वो चेंज हो सकता है, बट सिस्टम के बीच का जो फोर्स था वो किसी तीसरे चार्ज के आने से अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद फिर इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स होती है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग बुक की हेल्प से भी उनको कर सकते हो। अब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर ऑफ चार्जेज हैं, उन नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पे मुझे क्या निकालना है? फोर्स। तो मैंने अभी बताया आपको, पहले मैं निकालूंगा Q1 की वजह से कितना फोर्स आ गया? F1। फिर निकालूंगा मैं Q2 की वजह से कितना आ गया? F2। फिर Q3 की वजह से F3। मैंने अलग अलग चार्ज की वजह से सिंगल वाले चार्ज पे अलग अलग फोर्स निकाल लिए, F1, F2, F3। तो मुझे लिखना है इस पे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसके इक्वल लिखूंगा मैं? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज। इज सिंपली वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज। हमें उन जितने भी, अब यहाँ पे 3 थे, 3 अगर 4 होते तो प्लस F4 अप टू n नंबर ऑफ चार्ज होते तो मुझे अप टू n तक लेके जाना। जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेज आई हैं उन सभी का मैं क्या कर दूंगा? वेक्टर सम कर दूंगा, तो वो मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर है A प्लस B, अगर मुझे उनका निकालना है मैग्नीट्यूड, वी आर यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बन जाएगा रिजल्टेंट, ये R है प्यारे बच्चों, और ये R का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है A² प्लस B² प्लस 2AB कोस एंगल बिटवीन दैम। अगर एक वेक्टर मेरे पास A है और एक वेक्टर मान लो मेरे पास B है और थीटा उनके बीच में एंगल है,
तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम। ऐसे ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों। और जिस बच्चे का वेक्टर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना, वही बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्शन के साथ खेल पाएगा। तो थोड़ा ध्यान से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इसको बोलते हैं आर रिजल्टेंट, और ये उसका आ गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। और प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तब आर को रिजल्टेंट को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2a cos ऑफ, इनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका आधा कर देना आप, इसका डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। और अगर वो हमेशा बराबर नहीं है, हमेशा वो इक्वल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब इसको बोलते हैं अल्फ़ा एंगल। अल्फ़ा एंगल बनाया रिजल्टेंट ने ए के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये बी वेक्टर है, ये अगर थीटा है, तो ये बन जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों, ये बनेगा बी कोस थीटा, ये बनेगा बी साइन थीटा। इनको जब सोल्व करेंगे तो जो tan अल्फ़ा होगा स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस, तो b साइन थीटा बाय a + b कोस थीटा, ये स्लोप का हो गया भाई। कितने एंगल पे जाएगा वो, ये स्लोप है, ठीक है, ये रहा। और अगर दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल हैं, अगर मान लो दो फोर्स हैं, वो अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो उनका जो नेट होगा वो हमेशा उन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 30, ये 30। तो मुझे स्लोप भी निकालनी आनी चाहिए। स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से नोट करो। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो उन सभी इंडिविजुअल जो फोर्सेस आई है अलग अलग चार्ज की वजह से, उन सभी का क्या कर दूंगा मैं, वेक्टर सम के इक्वल आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, अभी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मान लो ये एक सेटअप है इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, और 3 आइडेंटिकल चार्ज आइडेंटिकल मास इसके कॉर्नर पे रखे गए हैं, और जो साइड है वो ए है, और मुझे सी वाले पे नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे यूज़ करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मान लो ये कोई क्यू चार्ज है और इसका मास m है। अब एक बात बताओ, इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालूंगा मैं इसकी वजह से और इसकी वजह से। बताओ भाई, ए वाले की वजह से तो इधर आ जाएगा, ये आ गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, आ गया ना प्यारे बच्चों। और इसकी वजह से किधर आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आउटवर्ड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और हम सभी जानते हैं ये कितना एंगल होता है इक्विलैटरल में, 60 डिग्री। तो ये भी कितना एंगल आ जाएगा, 60 डिग्री। पहले इनका निकालो मैग्नीट्यूड, किसका, FCA का कितना है प्यारे बच्चों, दोनों का इक्वल आएगा। इक्वल क्यों, बिकॉज चार्जेस भी आइडेंटिकल हैं और उनके बीच का सेपरेशन भी आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे FCB भी इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ गया, KQ²/A²। आप देखो ये वाली कंडीशन यूज़ होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की दोनों फोर्सेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो उनका जो नेट होगा पैरेललोग्राम लॉ से वो इधर आएगा, इसको बोलते हैं F नेट। तो किसके इक्वल आएगा, यूजिंग द शॉर्टकट फॉर्मूला। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या बना, तो यहाँ पे लिखूँगा F नेट इक्वल टू, F नेट का जो मैग्नीट्यूड आया किसके इक्वल आया, 2A, 2 × F या तो इसकी वैल्यू पुट कर दो या इसकी वैल्यू पुट कर दो, KQ²/A² इंटू कोस थीटा। थीटा कितना है इनके बीच में, 60, 60/2 30, और कोस 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, √3/2। तो इसका मतलब 2 × KQ²/A² इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया। F नेट की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, के √3KQ²/A²। किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालो, इस पे निकाल लिया इन दोनों की वजह से, इस पे निकाल लेते इन दोनों की वजह से, इस पे निकाल लेता इन दोनों की वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है। इसी का दूसरा ले लिया मैंने,
सेम फॉर्मेट है मेरे पास, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब की बार चार्ज कहाँ रख दिया, जिस पे नेट फोर्स निकालना है, अब की बार तो सेंटर पे रख दिया। तो बताओ नेट फोर्स कितना आएगा। तो नेट फोर्स इसका निकालने के लिए आपको पहले बता देता हूँ मैं, नेट फोर्स 0 आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिकल केस है। सर 0 कैसे आएगा, देखो ध्यान से 0 कैसे आएगा। सबसे पहले तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना बताओ आप, क्योंकि तीनों के तीनों चार्ज से डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर मैं 1 से निकाल लूँ, बताओ ये कितना एंगल है, पूरा 60 डिग्री। बोलो प्यारे बच्चों कितना एंगल है ये, 60 डिग्री। तो ये जो इसके सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है ये 30 डिग्री पे आ जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कितना आ गया, ये a/2 आ गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये a/2 है और ये 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2 cos 30। तो cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 इंटू a/2 यानी कि √3a/4 आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, √3a/4 ये है भाई। अब पुट कर लो। अब एक बात बताओ, देखो कॉमन सी बात आपको बताता हूँ। इसकी वजह से ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है। बताओ b की वजह से ये Q0 है, b की वजह से इस पे फोर्स इधर आएगा ना प्यारे बच्चों, फोर्स ऑन O ड्यू टू b ऐसे। अच्छा c वाले की वजह से इधर जाएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू c, ठीक है। और इन दोनों में कितना एंगल हो गया, ये एंगल बनेगा यहाँ पे 120। कितना एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, 120। और इसकी वजह से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बोलो प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का जब मैं नेट निकालूंगा ना 120 वाले का पैरेललोग्राम से, वो इसी लाइन पे जाएगा ऊपर। और इसकी वैल्यू, ये जो ऊपर गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तो एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, एफ नेट 0 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया ना, दोबारा सुनो मेरी बात को। सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है प्यारे बच्चों, यह ट्रायंगल थी, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर आ गया, इसकी वजह से इधर आ गया, कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। फोर्स है आइडेंटिकल, क्योंकि तीनों से डिस्टेंस सेम है, क्योंकि डिस्टेंस तो निकाल लिया ना मैंने √3/4a, और इसकी वजह से नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एंगल मेरा 120 होगा, ये भी मेरा एंगल 120 होगा, ये भी मेरा एंगल, किन्हीं भी दो को ले लो आप। तो इन दोनों को अगर निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे देखो ये कौन था, क्यू चार्ज मास m, क्यू चार्ज मास m, क्यू चार्ज मास m। बताओ भाई, ये भी f है, ये भी f है, और ये भी f है। तो बताओ इन दोनों का नेट ऊपर कितना लिखूं, बताओ। देखो ध्यान से इसमें पुट करके देखो आप। अगर दोनों बराबर हैं तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला फॉर्मूला, बताइए 2 × f cos 120, यानी कि बोलो प्यारे बच्चों कितना आ गया ये, cos 120 की cos 60। cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 हाफ होता है, और हाफ से ये 2 कट जाएगा तो f आएगा ना, तो ये भी f आ गया, और ये f और ये f दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट, तो कट के 0 आ जाएगी। नेट फोर्स कितनी आई प्यारे बच्चों, अरे बोलो भाई, नेट फोर्स कितना आया, 0 आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको अच्छे से इसी में। ये है प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा है ना, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपका कंसेप्ट अगर अच्छा है तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर दोगे। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आपकी बार मेरे पास कोई स्क्वायर टाइप रीजन है जिसकी साइड है A, ठीक है। हेल्प करना मेरी इसको सोल्व करने में, और समझ के चलोगे तो आसानी होगी आपको। लो भाई, ये है आइडेंटिकल चार्ज रख दिए, Q Q Q और Q, ठीक है, और मास m है प्यारे बच्चों। आइडेंटिकल चार्ज Q मास m। तो बताओ भाई, इस पे निकाल लो, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, और ये मान लो D है। बताओ भाई F नेट एट C पे निकालो, किस किस की वजह से, सभी की वजह से। तो बताओ D की वजह से तो नीचे आ गया, और देखो
डी की वजह से डिस्टेंस कितना है ए, तो मैं लिखूँगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अच्छा, ये किसकी वजह से आ गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है ना, अभी दोनों बराबर होंगे। सर इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एफ सी डी का मैग्नीट्यूड एफ सी बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। अब बात आती है ए वाले की, तो मुझे ये बताओ पहले ए वाले की दूरी कितनी है। सही, तो √2a है, क्योंकि डायगोनल पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इस पे इधर आएगा। ये कौन है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इसकी वैल्यू अलग बनेगी प्यारे बच्चों। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का कितना मैग्नीट्यूड आएगा, के क्यू स्क्वेयर बाई 2a स्क्वेयर, ये बनेगा। अब बताओ इन दोनों को, अब 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ आप। और ये कितने एंगल पे जा रहा है, ये 45 पे तो जा रहा है ना सिमेट्रिकली। अब एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों बराबर है ना, तो आइडेंटिकल है, तो दोनों का नेट कहाँ से जाएगा, इसी लाइन से होके जाएगा ऐसे। तो ये जो पहले आई और इनका जो नेट होगा कितना होगा, तो यहाँ पे रूल लगाने वाला हूँ इन दोनों के लिए। जो 90 डिग्री पे रखी है ना, इसको भी f मान लूँ, इसको भी f मान लूँ, तो ये नेट कितना आ गया, इसको लिखूँगा। बोलो प्यारे बच्चों, किसके इक्वल आता फॉर्मूला, 2f कितना है, के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू कोस थीटा बाई 2, थीटा इज 90 डिग्री, तो कोस 45 यानी कि 1/√2। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये √2 के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर आ जाएगा। और ये कितना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो नेट फोर्स बनेगा मेरा वो किसके इक्वल आ गया, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √2 प्लस हाफ के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और कितने एंगल पे बाइसेक्ट कर दिया, 45 डिग्री अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मेरी बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसके सेंटर पे निकालना पड़ जाए तो फोर्स, अगर ये होता, इधर इधर देख लो, अगर यही सेम होता स्क्वायर रीजन, बिल्कुल आइडेंटिकल है ये, ठीक है। और अब की बार अगर यही होते क्यू एम और ये भी क्यू एम, और अब की बार क्यू नोट होता सेंटर पे, तो कितना फोर्स आता, जल्दी बताओ कितना फोर्स आता प्यारे बच्चों। इसकी वजह से ये कितना, पहले ये देखो, पहले सभी चार्जेस की वजह से सेपरेशन कितना है, a/√2, सभी से सेम है ना। तो इसकी वजह से बताओ मुझे, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा, या तो और इन दोनों, ये 90 डिग्री होगा, इन दोनों का नेट ऊपर जाएगा, इन दोनों का नेट नीचे आएगा, और ये कट के एफ नेट क्या लिखूँ, 0। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, हेक्सागन है, जो भी सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, उनके कॉर्नर पे अगर आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं ना, तो सेंटर पे किसी भी चार्ज पे अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक दूसरे की तैयारी के साथ मिलकर जुड़े रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से लिखो, नोट करो। थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि दोबारा फिर स्कूलों में कोरोना आ रहा है और स्कूल दोबारा बंद हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक कंटिन्यूटी के साथ अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो इसको, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है ना, जो भी नीडी स्टूडेंट है उसकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आपका जो भी सर्कल है उसको आप मेरे से जोड़ें, और चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।